पीरियड्स ओवरड्यू हुए, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद तो घर में जैसे पूरा खुशी का माहौल हो जाता है, सब खुश होते हैं, सब एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। लेकिन टेंशन तब हो जाती है जब इसी प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो जाती है। यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे प्रेगनेंसी में कोई भी नहीं चाहता है और प्रेगनेंसी में कोई भी चीज़ इतना परेशान नहीं करती है जितना ये ब्लीडिंग परेशान करती है। अब प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के बहुत सारे कारण होते हैं और इसका बच्चे पे क्या असर पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि आपकी गेस्टेशनल एज क्या है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है तो उसके क्या क्या कारण होते हैं, डॉक्टर इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या करते हैं और माँ और बच्चे पर इसका क्या असर पड़ता है। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा समय निकाल के इसे पूरा देखें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम्स के रिलेटेड जो भी हमारे नए वीडियो हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचें। प्रेगनेंसी को हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे इस वीडियो में। पहला अर्ली प्रेगनेंसी और दूसरा लेट प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर को लेंगे हम लोग, यानी शुरू के 3 महीने। लेट प्रेगनेंसी में सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर को हम लोग इंक्लूड करेंगे। अर्ली प्रेगनेंसी में 15 से 20% जो महिलाएं हैं वो ब्लीडिंग को फेस करती हैं और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण जो है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। आप सभी जानते हैं कि बच्चा जो है वो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होता है और उसके बाद वो लुढ़क कर यूट्रस में आके चिपकता है। तो जब बच्चा फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है और वापस आता है बच्चेदानी में यूट्रस में चिपकने के लिए, तो वहाँ की जो यूट्रस की लाइनिंग है वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। इसके कारण आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। ये जो ब्लीडिंग होती है ये कुछ घंटों तक या 1 से 2 दिन तक हो सकती है। इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के बाद 7 से 14 दिन के अंदर होता है और इसका टाइम जो है ना ये आपके लगभग पीरियड के बराबर होता है। तो कुछ महिलाएं इसको अपना पीरियड भी मान लेती हैं, वो इसको पता ही नहीं कर पाती हैं कि उनको प्रेगनेंसी भी हुई है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत ही कॉमन है और होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड कॉज हो सकता है आपकी ब्लीडिंग का सर्वाइकल ओवर सेंसिटिविटी। प्रेगनेंसी के दौरान जो भी पेल्विक ऑर्गन्स है वहाँ पे ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो आपका सर्विक्स है, यूट्रस की जो माउथ होती है वो टच को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो जब भी टच होता है, जैसे कि अगर डॉक्टर ने परवजाइनल एग्जामिनेशन किया या फिर फिजिकल रिलेशन बनाते समय, तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी भी इसका एक कारण हो सकता है। सिंगल बेबी की तुलना में मल्टीपल बेबीज अगर होते हैं तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट काज ब्लीडिंग का है मिसकैरेज या फिर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। शुरू के 3 महीने में मिसकैरेज बहुत ही कॉमन है। इस केस में आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है, ब्लड के साथ क्लॉट और कुछ पीसेज निकलते हैं, साथ में कमर और पेट में बहुत दर्द होता है। या फिर अगर बेबी जेनेटिकली नॉर्मल नहीं है, क्रोमोसोमल एनोमली अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो नेचर इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, यूट्रस ऐसे बेबी को सपोर्ट नहीं करता है और फिर अबॉर्शन हो जाता है। जब आप डॉक्टर के पास ऐसे केस में जाते हैं तो डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करके ये कंफर्म करते हैं कि अबॉर्शन पूरा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर अबॉर्शन इनकम्प्लीट होता है तो ब्लीडिंग आपको ज़्यादा होती है। ऐसे केस में डॉक्टर आपका डीएससी करके या फिर अगर थोड़े बहुत टुकड़े होते हैं तो मेडिसिन देके इसे निकालते हैं। मिस अबॉर्शन के केस में भी आपको ब्लीडिंग होती है, लेकिन ब्लीडिंग थोड़ी बहुत ही होती है और अगर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें पता चलता है कि बच्चे में धड़कन नहीं है। तो बच्चे का जो गेस्टेशनल एज है उस हिसाब से डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं या फिर डीएनसी करते हैं या फिर मेडिसिन देते हैं। ट्रीटेड एबॉर्शन एक केस है जिसमें सारी जो सिम्टम्स हैं वो मिसकैरेज के ही होते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड में बेबी एकदम ठीक होता है। तो ऐसे केस को ट्रीटेड एबॉर्शन बोलते हैं। इसको मेडिकली ठीक किया जा सकता है। इस केस में आपको डॉक्टर कुछ हार्मोनल सपोर्ट और रेस्ट एडवाइस करते हैं। सब कोरियोनिक हेमेटोमा या फिर हेमरेज के केस में भी ब्लीडिंग होती है। इसमें भी बेबी एकदम ठीक होता है, बेबी में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो बेबी है उसके चारों तरफ खून का थक्का जम जाता है जिसके कारण से ब्लीडिंग होती है। ऐसे केस में भी डॉक्टर आपको हार्मोनल सपोर्ट और रेस्ट एडवाइस करते हैं। एनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी या फिर ब्लाइटेड वोम के केस में भी ब्लीडिंग होती है। इस केस में गेस्टेशनल सैक तो बनता है, यानी कि बच्चा जिस थैली में रहता है वो थैली तो बनती है लेकिन उसके अंदर बेबी डेवलप नहीं होता है।
ऐसे केस में आपको ब्लीडिंग होती है, ये माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर हो सकती है। यूरिन इन्फेक्शन या फिर वेजाइनल इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल वेजिनोसिस, हर्पीज, क्लेमाइडिया जैसी प्रॉब्लम है तो भी ब्लीडिंग होती है। इस केस में इचिंग, पेन एब्डोमेन और पीवी वाइट डिस्चार्ज, बर्निंग मैक्चुरेशन जैसी प्रॉब्लम होती है। प्रॉपर मेडिसिन लेने पे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मुलर प्रेगनेंसी के केस में भी ब्लीडिंग होती है। इसमें बेबी के साथ जो बच्चा है उसके साथ कुछ एबनॉर्मल टिश्यू भी ग्रोथ करने लगते हैं। इस केस में आपको बहुत ज़्यादा नौजिया और वोमिटिंग होती है, पेट में बहुत दर्द होता है। बीटा एचसीजी का टेस्ट अगर कराया जाता है तो उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई आता है और कुछ केसेस में तो वेजाइना से अंगूर के गुच्छे जैसे सिस्ट भी निकलते हैं। इस केस में डॉक्टर डीएनसी करके इसके निकालते हैं और बीटा एचसीजी का जो आपका टेस्ट है उसको मॉनिटर करते रहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें भी आपको ब्लीडिंग होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चा नॉर्मली जो यूट्रस में इम्प्लांट होता है वो यूट्रस में ना इम्प्लांट होके अदर जो पेल्विक आर्गन है जैसे फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, सर्विक्स के पास जाके इम्प्लांट हो जाता है। इस केस में आपको ब्लीडिंग के साथ बहुत ज़्यादा पेट और कमर में दर्द होता है। दर्द के कारण पेशेंट बेहोश भी हो जाती है और अंदर अगर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो अगर वो रैप्चर हो जाता है तो तुरंत इसको सर्जरी की ज़रूरत होती है, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी किस लेवल का है ये देख के डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इसकी सर्जरी प्लान करनी है या फिर इसको मेडिसिन देना है, इंजेक्शन देना है। अगर यूट्रस में किसी तरह का फाइब्रॉयड या सेप्टम होता है तो भी ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकता है, या फिर सर्विक्स जो यूट्रस का माउथ है उस पर अगर कोई पॉलिप है, इरोजन है या फिर फाइब्रॉयड है तो भी ब्लीडिंग आप फेस कर सकते हैं। ये जो पॉलिप या इरोजन है वो वेजाइनल एग्जामिनेशन से इजीली डायग्नोस हो जाते हैं। हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण भी ब्लीडिंग या मिसकैरेज हो सकता है। जब भी प्रेगनेंसी होती है तो बेबी को न्यूट्रिशन देने के लिए, उसको फीड करने के लिए बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन या बीटा एचसीजी की कमी होगी या फिर थायराइड, प्रोलैक्टिन या इंसुलिन जैसे हार्मोन्स में कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो बेबी में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है, पेट और कमर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, बुखार आ रहा है, ऐसी कोई भी दिक्कत हो रही है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस केस को आपको हल्के में नहीं लेना है। अगर डॉक्टर ने कह दिया है कि सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, तो भी प्रिकॉशन के तौर पे आप बेड रेस्ट करें, भारी काम ना करें, फिजिकल रिलेशन को अवॉइड करें, कहीं भी आना जाना ना करें और इसके साथ डॉक्टर ने जो भी आपको मेडिसिन दी है उसको प्रॉपर लें। भी आप अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग लेके जाते हैं तो डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कराते हैं और बहुत ही कम दिन की प्रेगनेंसी है तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करके चेक करते हैं कि बेबी की कंडीशन ठीक है या नहीं है। जनरली 6 से 7 हफ्ते में बच्चे में धड़कन आ जाती है, लेकिन अभी तक धड़कन नहीं आई है और गेस्टेशनल सैक का साइज बड़ा है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर डॉक्टर ने अगर देखा है कि बच्चे में पहले अल्ट्रासाउंड में धड़कन आ गई है और अभी धड़कन नहीं मिल रही है तो ऐसी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट डॉक्टर आपका बीटा एचसीजी का लेवल चेक करते हैं। अगर मोलर प्रेगनेंसी है या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो इसका लेवल हाई आता है, लेकिन मिसकैरेज या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में इसका लेवल कम आता है। अब हम जानते हैं कि लेट प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को ब्लड सप्लाई मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है और नॉर्मल जो कंडीशन होती है उसमें जो प्लेसेंटा है वो फंडस के पास यानी यूट्रस के ऊपरी हिस्से में या फिर साइड में चिपका होता है। लेकिन जब प्लेसेंटा नीचे की तरफ होता है और ये सर्विक्स को आंशिक या पूरी तरह से ढक लेता है तो इस केस को हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इस केस में पेशेंट को ऑफ एंड ऑन ब्लीडिंग हो सकती है, कुछ केसेस में तो पूरे 9 महीने ब्लीडिंग होती है। हल्का सा भी डिस्टर्बेंस जैसे कि कोई भी जर्क लग गया, कपड़े धोना, आटा गूंथना, इंटरनल एग्जामिनेशन, फिजिकल रिलेशन या फिर भागना कूदना, तो अगर कुछ भी हल्का सा डिस्टर्बेंस होता है तो ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ केसेस में तो कुछ भी नहीं पेशेंट करता है, बेड रेस्ट पे रहता है तो भी उसको ब्लीडिंग होती रहती है, लेकिन बेबी एकदम ठीक रहता है।
इस केस में आपको ब्लीडिंग होती है, लेकिन ब्लीडिंग के साथ कोई पेन नहीं होता है। डॉक्टर आपको मेडिसिन के साथ बेड रेस्ट एडवाइज करते हैं। कुछ केसेस में अगर सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की भी ज़रूरत होती है, लेकिन पूरा मेडिसिन दे दिया, बेड रेस्ट भी पेशेंट कर रहा है, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग आराम नहीं हो रहा है, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे केस में फिर सर्जरी के थ्रू उसकी डिलीवरी करानी पड़ती है। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो पैरों को ऊंचा करके रखें, बेड रेस्ट करें, फिजिकल रिलेशन और फिर आना जाना अवॉइड करें। नेक्स्ट कॉज ब्लीडिंग का है प्रेगनेंसी में सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। ये 14 से 20 हफ्ते के बीच में होता है और इसमें जो बच्चेदानी का मुंह है वो समय से पहले यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही खुलने लगता है। इसमें पेशेंट को पेल्विक प्रेशर फील होता है, पेट और कमर में दर्द होता है। समय पर अगर ये डायग्नोस हो जाता है तो डॉक्टर सर्वाइकल सर्कलाज करते हैं, यानी कि उसके मुंह पे टाँके लगाते हैं जिससे बच्चे को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर ये लेट डायग्नोस होता है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बच्चेदानी का मुंह खुल चुका होता है, तो फिर डॉक्टर को डिलीवरी करानी पड़ती है। नेक्स्ट कॉज है ब्लीडिंग का प्लेसेंटल एब्रप्शन। इस केस में जो प्लेसेंटा है वो अपनी जगह से डिटैच हो जाता है, जिसके कारण बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। बेबी सर्वाइव करेगा या फिर नहीं करेगा ये डिपेंड करता है कि कितना डिटैचमेंट हुआ है, कितना एब्रप्शन है और बच्चे की जो गैस्ट्रेशनल एज है वो क्या है। इस केस में पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, पेट और कमर में दर्द होता है, साथ ही जो यूट्रस है बहुत ज़्यादा हार्ड और टेंडर हो जाता है। यह एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी है। ज़रा सा भी लेट होने पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो अंदर ही बच्चे की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा एक्रीटा। इस केस में जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस की वॉल के कुछ ज़्यादा ही अंदर पेनिट्रेट हो जाता है और ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट कॉज है प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर आपको 20 हफ्ते के बाद और 37 हफ्ते से पहले अगर आपको कंट्रैक्शन शुरू हो जा रहे हैं तो उसे प्री टर्म लेबर बोलते हैं। अब इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे डॉक्टर, ये डिपेंड करता है कि बच्चे की जो गेस्टेशनल एज है वो क्या है। अगर बच्चा बहुत ही छोटा है, अगर उसे लगता है कि उसे बचाया नहीं जा सकता है, फिर डॉक्टर डिलीवरी कराते हैं। लेकिन अगर बच्चे की जो गेस्टेशनल एज है वो अच्छी है, वो 28 हफ्ते से ऊपर का है और डॉक्टर को लगता है कि इसे बचाया जा सकता है, बच्चा ठीक है, तो डॉक्टर इसे रोकने की कोशिश करते हैं 2 दिन के लिए कम से कम, ताकि जो बच्चे की लंग मैच्योरिटी के लिए कुछ इंजेक्शंस लगाए जा सकें और वो बाहर आए तो सर्वाइव करने के लायक हो। कुछ केसेस में जहाँ पे अर्ली में ही जैसे ही कुछ कंट्रैक्शन शुरू हुए आप आ गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं, कुछ फूड वगैरह दिए जाते हैं, जिससे कभी कभी कुछ केसेस में ये लेबर पेन रुक भी जाता है और इसको लंबे समय तक के लिए कंटिन्यू किया जा सकता है। तो अगर लेट प्रेगनेंसी में आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपका यूट्रस जो है हार्ड है, टेंडर है, या फिर बहुत ज़्यादा पीठ और कमर में दर्द हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर जाके डायग्नोस करेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है और आपकी प्रेगनेंसी को कैसे मैनेज करना है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। थैंक यू।